प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी वो बाद में देखेंगे, पहले चार्ज देखते हैं कि चार्ज क्या था, कि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का एक्सेस में प्रेजेंस, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस, वो हमने देखा था। देन वी स्टार्टेड एंड फर्दर इन्वेस्टिगेटेड कि एसआई यूनिट हमने देख लिया था, स्टैट कूलम होता है, और सॉरी एसआई यूनिट होता है 1 कूलम, और सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं स्टैट कूलम, ठीक है। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला देखा m0 L0 T1 I1, इसी को मैंने बताया था आपको कि ये फॉर्मूला m0 L0 T1 और A1 भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं, तो कौन सा सही है, ये भी सही है ये भी सही है, कोई टेंशन नहीं लेने का, दोनों में से कोई नहीं जाए, टिक मारना आगे बढ़ना, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हमने देखे कि चार्जेस केवल 2 टाइप के हो सकते हैं जी, द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर वन इज नेगेटिव चार्ज, राइट। सो नेगेटिव चार्ज के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि नेगेटिव चार्ज इज समथिंग that has excess of electrons, right? Excess of electron is called as negative charge and deficiency of electron is called as positive charge. So one of the property of the charge is the mass of a negatively charged body is greater than mass of the positively charged body, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि the property of charge is that charge has some attached mass to it, तो मास कुछ अटैच होगा चार्ज के साथ, तो आपको जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देयर इज सम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज भी अपने साथ मास लेके आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मास लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मास बाहर लेके जाएगा आउट ऑफ द सिस्टम। दैट इज व्हाई ये अगर इनिशियली आइडेंटिकल बॉडीज आपको प्रोवाइड कर दिए जाए तो दैट मींस कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी will gain some mass due to gain of electrons and positively charged body will lose some of the electrons and hence lose some of the mass. तो कल मैंने आपसे पूछा था कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर नहीं होता। भाई इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट हैज सम अटैच्ड मास टू इट, है ना। तो मास अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻³ किलोग्राम, याद करना है ना, तो वो होगा। अब देखो वही मास चाहे कितना भी कम हो, तो ये मास नेगेटिवली चार्ज बॉडी का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पॉजिटिवली चार्ज, प्रोवाइडेड दैट द इनिशियली द बोथ ऑब्जेक्ट्स वर एटम टू एटम सिमिलर, तो एकदम एटॉमिक सिमिलरिटी है सब में, तो तब ये पॉसिबल होगा। फिर बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, चार्ज इज कंजर्व्ड, so in an isolated system no charge can be created, no charge can be destroyed, the only thing that is possible is the redistribution of the electrical charges. ऐसा है क्या, हमने लास्ट क्लास में केवल ओरिएंटेशन किया था? नहीं भाई, यस सर, यस सर, यस सर। तो इतनी देर से क्यों बैठे हो भाई? तो अभी देख देते हैं, अभी पता किया देते हैं कि तुम्हारी क्लास में ओरिएंटेशन हुआ था। मुझे तो नहीं लगता, आई थॉट कि मैंने सब पढ़ाया था। चलो भाई देखते हैं, ये B10 है, ओके। सो थर्सडे को मैं B9 ले रहा था, ओके ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। इतना लेट का है बताते हो भाई, चलो ये सब कहानी बता दी, फिर भी कोई नहीं बोला कि सर फीवर हो रहा था, ये सब बोला था, वो भी नहीं तुम्हें बता रहे भाई, फिर क्या ही बोल, ये तो बता दिया था ना तुम सबको क्या चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए सब, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है भाई, फिर तुम्हारी गलती है, मैं तुमसे डेफिनेशन पूछ रहा था क्लास में, वो डेफिनेशन मैंने कराई नहीं, तो तुम्हें कैसे याद रहेगी? इतनी देर बाद वो भी कमेंट में बोला भाई, इतना कम कॉन्फिडेंस नहीं चलेगा क्लास में, सीधा बोलो, सीधा बोलो। मैंने क्या बोला था कि मेरे को आप टीचर के तौर पे सोच लो, दोस्त के तौर पे सोच लो, बड़े भाई के तौर पे सोच लो, कुछ भी चलेगा, एब्यूसिव लैंग्वेज के अलावा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज आल्सो अलाउड। तो तुम लोग इतना काहे डरे हुए भाई, तुम्हें डांट रहा है, सीधा बोलते कि सर नहीं कराया तो दोबारा कराएंगे, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड जीरो लेवल, ठीक है। अभी देखो आउटलाइन बता देता हूँ बच्चों, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, जब तक डिस्कशन हुआ सब भूल जाओ, राइट। आओ अब आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर। भाई ये चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रो, पढ़ लिया होगा ना तुमने स्कूल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब हो गया समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, एंड स्टैटिक्स मतलब रुकी हुई चीज। हम क्या पढ़ते थे? स्टैटिक्स मतलब क्या था? स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स जब हम पढ़ रहे थे मैकेनिक्स, उसमें बोलते थे स्टैटिक्स इज समथिंग जो रुके हुए ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है,
डायनेमिक्स कौन सा होता है? मूविंग के बारे में। तो रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी है ना, एक जगह पे ठहरी हुई इलेक्ट्रिसिटी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वही चैप्टर का नाम है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड देन वी विल सब्सिक्वेंटली शिफ्ट टू चार्जिंग ऑफ बॉडीज की चार्जिंग क्या होती है, चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, और चार्ज को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। भैया चार्ज कुछ चीज है, उसको कहाँ से ला सकते हैं, कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो भी वो देखेंगे टाइम। फिर अगले लेक्चर में, आज ये नहीं हो पाएगा, अगले में होगा कूलम्ब। अब देखो आओ तुमसे पूछते हैं, डियर स्टूडेंट्स कैन यू थिंक ऑफ चार्ज, व्हाट एग्जैक्टली आर दे। बताओ क्या होता है। डियर स्टूडेंट का फॉर्मली लिखा हुआ हमने, चार्ज क्या होता है? किसी बच्चे ने चार्ज को एक्सपीरियंस किया है रियल लाइफ में? यस सर। देखो बालिका, 11th का सिलेबस हम सबने पढ़ा। 11th इज मोर और लेस अबाउट मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट्स आपके पास दिख रहे हैं, ये बॉल है, आपको मूव होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपको प्रत्यक्ष दिखता रहेगा, फोर्सेज आपको लगते हुए नजर आते रहेंगे, फ्रिक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। तो वहां पे इमेजिनेटिव पावर उतना नहीं चाहिए। बट 12th के सिलेबस में ये ध्यान रखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर अप टिल द एंड ऑफ द सिलेबस, जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स करते हैं, चाहे सेमीकंडक्टर्स पढ़ लो, चाहे एटम्स, न्यूक्लियाई, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लो, चाहे आप बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लो, चाहे मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लो या मैग्नेटिज्म पढ़ लो, कोई भी चैप्टर उठा लो, हर चैप्टर में यू रिक्वायर सम इमेजिनेटिव पावर। आपको एक एक्स्ट्रा मेटा थिंकिंग करनी पड़ेगी, एक लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा कि हाँ यार ऐसा हो रहा होगा। तो वो कैसे सोचोगे? विद द हेल्प ऑफ इफेक्ट्स दैट यू हैव बीन ऑब्जर्विंग। भैया आपको ये नहीं पता, किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा है? देखा है क्या? अभी तक तुमने नहीं देखा, तो ऐसा सोचो कि इलेक्ट्रॉन को किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर की लाइट जलती है, इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर का पंखा चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से हमारा फोन रिचार्ज होता है। तो ये सब चीजें हमें पता है। तो वी ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रेजेंस को उसके इफेक्ट के द्वारा पता करते हैं, ठीक है। अगर हमें करंट लग गया तो हमें पता है कि यार इलेक्ट्रिसिटी थी वहां पे, नहीं तो करंट नहीं लगेगा। तो इफेक्ट क्या था जो हमें करंट लगा, और कोज क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने कोज को पहचाना विद द हेल्प ऑफ इफेक्ट, ठीक है भाई। तो बोलो भाई, इतने सुन काहे रहे हो? यस और नो? अच्छा, तो अभी देखो बिल्कुल स्लो चल रहा है। तुम में से कुछ बच्चे ऐसा तुरम खा होंगे जिनको ये आ रहे हैं क्या पढ़ा रहे हो सर, ये तो सबको पता है सर। तो वो लोग रुके रहो, थोड़ा ब्रेक लगाओ, सब आएगा। वो दिन भी आएगा कि तुम सब घुटने टेक दोगे, अरे सर क्या पढ़ा रहे हो सर, बेहोश हो जाएंगे सर। तो टेंशन मत लो, ठीक है। इजी चल रहा है, इजी चलना दो, साथ में चलते हैं, ठीक है। यस और नो बोलते रहो, क्लास पार्टिसिपेशन एंगेज करो। तो वेरी बेसिक चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर है, पहला सिलेबस है, पहला लेक्चर है। तो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए डाउट्स पूछना, एंगेज करना, बातें करना, ठीक है। यस और नो बोलना, व्हेन आई आस्क यू शुड पार्टिसिपेट। जिन बच्चों के बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं है, दे शुड अनम्यूट देयर माइक एंड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। तो वो लोग करेंगे, ठीक है, ताकि पेस बना रहे ना आपका भी और मेरा भी। तो अब देखो, आप सबने कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व की होंगी। भैया हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? फोन डिस्चार्ज हो गया तो वहां भी चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज, ठीक है। फोन को रिचार्ज कर लेते हैं तो चार्ज आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई, बत्ती आ गई, बिजली आ गई, लाइट आ गई, सबको पता है। करंट सबको लगा होगा, थोड़ा बहुत तो खाई लिया होगा करंट। तो अब देखो, इसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि आप रेंडमली कहीं से उठे और जाके आपने कुछ चीज टच की और आपको एकदम से शॉक लग गया। हुआ कि नहीं हुआ? कितने बच्चों के साथ हुआ है? एक बार हैंड रेज करना जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि करंट लगा हुआ अचानक से, कहीं कुछ भी टच नहीं किया, कुछ भी चीजें छुई नहीं, फिर भी हमें करंट लग गया। तो ये चीजें हमारे साथ सबके साथ हुई। जनरली ये होता है ड्राई सीजन में, जब हमारा मौसम खुश्क होता है ना, या तो स्प्रिंग सीजन होगा या समर्स होगा, या फिर विंटर्स के ड्राई विंटर जब हमारा जा रहा होता है ना, जब स्प्रिंग आता है उस टाइम पे, या समर्स में क्या होता है, व्हेन यू वुलन कपड़ा होगा या फिर कोई गर्म कपड़ा होगा ना, या फिर जैकेट होगी, उसको आप उतारोगे तो एकदम चट चट की आवाजें करेगा। कंबल है उसको हटाओगे तो चट चट की आवाजें करेगा। कुछ बच्चों ने रात को भी देखा होगा कि अगर अंधेरे में कंबल को हटा रहे हो और वो उसमें डिस्चार्ज ऐसे हो रहा है, तो वहां पे आपको लाइट भी दिखेगी। तो वो चीजें सबने देखी है। इवन कई बार अंधेरे में आप छींकते हो ना, छींक की भी लाइट दिख जाती है कई बार, अगर अच्छे से छींका गया। तो मैंने तो देखी है। तो आप लोग भी किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं भी किया होगा तो कर लेना लाइट। अब
करंट भी लगा है सबको, फोन डिस्चार्ज चार्ज भी हो रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है इस डिवाइस के अंदर कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आपको मेरी आवाज सुन रही है, डिस्प्ले दिख रही है, सब हो रहा है, सब चीजें चल रही है। तो वही चीजों का फाउंडेशन आता है इस चैप्टर में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे चार्ज को, और उस चार्ज को रेस्ट पे ही रखेंगे, चार्ज को मूव नहीं कराएंगे। तो दैट इज वाई द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अगले चैप्टर में चार्ज मूव करने लगेगा, फिर हमें पता चलेगा कि करंट क्या होता है। जो बच्चे बोल रहे थे ना कि सर मूविंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज चार्ज, ना ना ना, दैट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, वो देखेंगे वहां पे। इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, कंज्यूम कैसे होती है, जूल हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, I2RT पहले जब पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट 9th 10th में, तो वो क्या होता है, पावर कंजम्पशन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से फाउंडेशन बनाएंगे। इसके बाद चलेगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद कैपेसिटेंस वाला चैप्टर चलेगा, फिर मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट होगा। ये सारी की सारी चीजें एक से एक जुड़ती चली जाएंगी, कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी। तो बी पेशेंट एंड ट्राई टू फोकस इन द क्लास। तो आप सबको एक एक चीजें पता चलेंगी, साथ साथ चीजें सुनते जाओ, बैक ऑफ द माइंड ध्यान से सुन लोगे तो उतना ही काफी है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें रुक जाएंगी। ठीक है, अब जितने भी केसेस मैंने आपको बताए वो सब आपने फील किए होंगे। बिजली तो गिरती सबने देखी है, ऐसे बारिश का मौसम, थंडरस्टॉर्म में ऐसे डिस्चार्ज होता है, तो यहाँ भी चार्ज का फ्लो होता है। तो ये चीजें देखिए, दीज आर द इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन। आपने ये नहीं किया होगा, देखो मान लो अगर बैलून रब करके सिर पे ऐसे नहीं बाल अट्रैक्ट किए होंगे, लेकिन आपके स्कूल में ये तो करा दिया होगा ना कि स्केल को रब कर लो और ये पेपर की जो होती है छोटे छोटे टुकड़ों उनको अट्रैक्ट करेगा, है ना। Yes. या फिर Yes. बॉल्स जिनको बोलते हैं थर्मोकोल बॉल्स, उनको अट्रैक्ट करेगा। और ये भी नहीं किया तो मान लो जब आप छोटे थे या अभी भी किसी ने थर्मोकोल के ऐसे टुकड़े टुकड़े किए होंगे, तो जो थर्मोकोल में से छोटी छोटी बॉल्स निकलती हैं वो खुद से ही कपड़ों पे चिपकती रहती है, वो तो ऑब्जर्व किया होगा। Yes. ठीक है ना, उनको छुड़ाते रहो फिर भी नहीं जाती है, वो चिपकती रहती है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, दीज आर द इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इन सब से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जैसी कोई चीज होती है और वो हमें इन्हीं सब इफेक्ट्स के द्वारा अपना प्रेजेंस बताती है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम फॉर्मली डिफाइन करने लगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कुछ एक बच्चे ने अच्छे से बताई थी, तो उसने स्कूल में अच्छे से पढ़ा होगा क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी फिजिकल बॉडी, या फिर इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या फिर इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। ये सारे के सारे शब्द एक ही है, मटेरियल बॉडी, मास, मैटर या फिजिकल बॉडी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है। by virtue of which it produces and experiences electrical and magnetic effect। तो कुछ इफेक्ट होते हैं जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, कुछ होते हैं जिनको मैग्नेटिक। तो अभी मान लो कि कोई इफेक्ट होता होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, उनको एक्सपीरियंस कर सके और उनको प्रोड्यूस कर सके, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जैसा कि कोरिलेशन देखो कि आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाने के लिए क्या चाहिए, क्या होता था फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मास इंटू जी, तो m इंटू जी, इसमें मास m तो मास है और g क्या है बच्चों, हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो तुम्हारे कंसेप्ट इतने हिले हुए हैं, ये है लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको अब लिखते हैं g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और इसमें ये वाला g है ना, बड़े वाला g, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो अब तुम 11वीं के सिलेबस को थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो, नहीं तो 12वीं के सवाल ना बन पाएंगे। तो उसको रिवाइज करने का तरीका क्या है, शॉर्ट नोट्स वो मैं दे दूंगा तुम्हें, उनको पढ़ना, सोल्व करना, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें पता था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील करने के लिए क्या चाहिए, मास, अदरवाइज मास जीरो हो गया तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। दैट इज वाई सिमिलर उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को फील करने के लिए क्या चाहिए, चार्ज। अगर चार्ज नहीं होगा तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर पाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, ना ही मैग्नेटिक इफेक्ट एब्जॉर्ब कर एक्सपीरियंस कर पाएगा, और ना ही इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर पाएगा, ना ही उन्हें एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी by virtue of which any material body can experience or produce, can experience and produce भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है क्या, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स।
ठीक है, समझ आया सबको? सोनिया डाउट है बच्चे? अब देखो, चार्ज आपने पढ़ा होगा जब आप 11th उसमें 9th में थे। 9th में था कि 10th में था बच्चों? 9th में। भूल गए सर, भूल गए। चलो 9th 10th जिसमें भी था आई थिंक 9th में होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज आप वहां पे पढ़ा होगा, तो वहां पे देखा होगा कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये डिस्कस करेंगे। पर एक बार ये देख लो, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। ये याद रखने लायक बातें हैं, इनको याद ही रखना होगा, देयर इज नो अदर वे आउट। इलेक्ट्रिक एसआई यूनिट होता है कूलम, और सीजीएस यूनिट होता है जिसको ईएसयू बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर स्टैट कूलम। ठीक है, और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ये भी रिलेशनशिप है, ये याद रख लो। उसके अलावा एसआई यूनिट होता है M0L0 T1I1। क्या होगा कि करंट आपको गिवन है, करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको चार्ज मिल जाएगा। कि जैसे फ्लो रेट नहीं मिलता है आपको, कि अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पता है और आपको वॉल्यूम भी पता है, टाइम भी पता है, तो यू कैन फाइंड आउट वॉल्यूम। तो सिमिलर उसी तरीके से आपको चार्ज का फ्लो रेट पता है जिसको करंट बोलते हैं, और टाइम भी पता है, तो करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चार्ज मिल जाएगा। अभी ये बात में समझ आएगा जब इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ लो, है ना, तो उसके बाद समझ आएगा कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा क्यों लिखा है। कभी कभी करंट को आई दिखा होता है, और फंडामेंटल यूनिट जब आप लोग पढ़ रहे थे 11th में, फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो वहां पे करंट का यूनिट क्या होता था, एम्पियर। तो कहीं कहीं बुक में ऐसे लिखा हुआ T1I1, कहीं कहीं लिखा हुआ T1A1, तो दोनों ही आंसर सही। अब देखो मैं क्या बता रहा था कि चार्ज जो है वो दो तरीके का होगा, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज होता है किसकी वजह से, ये पढ़ो। देखो, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट से निकलकर चले गए, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की बाहर से इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑब्जेक्ट पर आ गए, तो उसको बोला एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज, अच्छा ये आया समझ। इस पे एक चीज और बताता हूँ आपको कि देखो, आपने एटॉमिक मॉडल पढ़ा है बच्चों? बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके बाहर क्या होते हैं, ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। इनमें होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, इन ऑर्बिट्स में होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, मैंने बोला कि ये न्यूट्रल एटम था, तो इसमें 3 प्रोटॉन्स थे, मान लो 2 न्यूट्रॉन रहे होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा इसके अंदर, इस बक्से के अंदर? 3 तो पॉजिटिव का और 3 नेगेटिव का, तो कितना हो गया, 0 नेट चार्ज। नेट चार्ज भाई, 3 पॉजिटिव थे 3 नेगेटिव थे, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट, तो अंदर ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0। अब मैं अगर ऐसा करूं, मैं मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ता हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और इसको बाहर ले आता हूँ बक्से से, ठीक है, तो क्या हो गया, ये तो हो गया एक नेगेटिव चार्ज, यानी इसको बोल दूं कि नेगेटिव चार्ज। और इस बक्से में अब कितना चार्ज बच गया आफ्टर रिमूविंग दिस इलेक्ट्रॉन, 3 प्लस का और माइनस का 2, कितना बच गया, +1, +1, है ना भाई। 3 तो पॉजिटिव ये और 2 नेगेटिव थे, 3 पॉजिटिव -2 नेगेटिव, दैट मींस 1 पॉजिटिव चार्ज इज इन दिस बॉक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी स्पेस को छोड़कर जाता है, दैट मींस वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर आया है बाहर से, इलेक्ट्रॉन निकला, तो वो नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा है। ठीक है, अब देखो यही बात थी पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की, दोनों चीजों की। अब एक चीज ये है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज हमेशा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको कूलम्स में डिफाइन करते हैं, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, इसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होती, ना आई कैप, जे कैप, के कैप, कुछ भी नहीं लिखते हम। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। अब तक कितने बच्चों को समझ आया जो अब तक बताया है, हैंडल्स करना है। सर क्या विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट करेगा? वो देखेंगे, प्रॉपर्टीज में बताएंगे बच्चे, नहीं करता।
विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करता वो तुम्हें अभी से समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉन इज द ओनली थिंग जिसकी वजह से चार्ज एग्जिस्ट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो रहेगा तो अपने साथ कुछ मास लेके आएगा, और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो वो भी अपने साथ मास ले जाएगा, बट उसके पीछे क्या बच जाएगा एटम में? एटम में क्या बचेगा? प्रोटॉन बचेगा, तो उसका भी तो कुछ मास रहेगा ना बच्चों। तो मास हैज ऑलवेज सम एसोसिएटेड मास, सॉरी चार्ज हैज सम ऑलवेज हैज सम एसोसिएटेड मास। चार्ज का हमेशा कुछ ना कुछ एसोसिएटेड मास रहेगा, ठीक है। अब देखो चार्ज की प्रॉपर्टीज देखेंगे ना तब आपको समझ आएगा कि ये सारी चीजें हो क्या रही। चार्ज इज कंजर्व, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आइसोलेटेड अगर सिस्टम है आपके पास, इफ यू हैव एन आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके अंदर बात कर रहे हो आइसोलेटेड सिस्टम, तो नेट चार्ज इनसाइड एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है पहले ये देख लो, कोई बताएगा जिसको याद है? व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होती जिसमें कोई भी, जिसमें बाहर से क्या नहीं होती? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कोई भी नहीं होती। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होती, ठीक है। मोटे मोटे शब्दों में बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती। और कोई बताएगा बच्चों? अनम्यूट करके बता दो सीधा। System which is not affected by surrounding. सिस्टम विच इज नॉट इफेक्टेड बाय सराउंडिंग्स, ठीक है। देखो तीन ही चीजें होती हैं, एक तो सिस्टम, एक सराउंडिंग, और एक होता है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर की बात नहीं कर रहे अब। सिस्टम क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑन विच अवर फोकस इज देयर, जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो वाला पार्ट ऑफ यूनिवर्स उसको बोलते हैं सिस्टम। और बच गया सब कुछ, क्या हो गया? सराउंडिंग्स। तो मैं अगर बोलता हूँ कि ये बॉल है, अगर मैं इस पे ग्रेविटी या इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, तो केवल ये बॉल ही सिस्टम का पार्ट है। बाकी दुनिया की सारी चीजें, इस ब्रह्मांड की, सूरज की, ईच एंड एवरी प्लेनेट, गैलेक्सीज, मैं, तुम्हारा टीचर, तुम सब, ये कंप्यूटर, सारी चीजें इसके लिए क्या होगी? सराउंडिंग्स, ठीक है। तो अब बोलो कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? ऐसा सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग से इफेक्ट ना हो, यानी कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। तो इंटरेक्शन किस किस तरीके से हो सकता है बच्चों? एक तो हो सकता है वर्क के फॉर्म, कि वर्क या तो सिस्टम के अंदर आ सकता है या वर्क सिस्टम से बाहर जा सकता है। और दूसरा इंटरेक्शन हो सकता है मास के फॉर्म, या तो मास बाहर जाएगा या अंदर जाएगा। अब इसको वर्क बोल लो या फिर एनर्जी बोल लो, ठीक है। एनर्जी बाहर या अंदर जा रही है, या फिर मास बाहर जा रहा है या मास अंदर आ रहा है। मास का मतलब क्या है? कोई मटेरियल, कोई मैटर अंदर आएगा सिस्टम के, तो इंटरेक्शन हो रहा है मास के टर्म्स में। अगर या फिर एनर्जी या वर्क इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे। तो ऐसा सिस्टम जो ना तो ये एनर्जी वर्क इंटरेक्शन करे, ना बाहर जाए ना अंदर आए, और ना मास इंटरेक्शन करे, उसको बोलते हैं जी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है कि कट ऑफ फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, उसके सराउंडिंग से आपने उसको कट ऑफ कर दिया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड। जैसे चोर होते हैं, चोरों को क्या करते हैं? जेल में बंद कर देते हैं, ताकि वो नॉर्मल सोसाइटी से कट ऑफ हो जाए, ताकि वो नॉर्मल सोसाइटी को डिस्टर्ब ना कर सके। दैट इज व्हाई आइसोलेशन होता है ना, आइसोलेशन, दैट इज जेल। ओके, तो सारी चीजें वही है, इंग्लिश में चल रहा है। अब देखो सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, आपको समझ आया। अब परफेक्ट एग्जाम्पल बताएगा कोई मुझे? परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको बोल सकते हो कि दिस इज श्योरली एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मैं पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम ले लूं, अगर मैं यूनिवर्स को सिस्टम कंसीडर कर लूं, तो क्या यूनिवर्स से बाहर कोई चीज एग्जिस्ट करती है? नहीं। कोई बच्चा सोचेगा सर एलियंस। अब एलियंस भी तो इसी का पार्ट है। एलियंस तो अर्थ के रिस्पेक्ट में बात होती है कि हाँ हमारे अर्थ पे नहीं है, दूसरे प्लेनेट पे, तो उसको एलियन बोल। लेकिन यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स इज सच अ वास्ट थिंग ना, जिसमें आपके सारा अर्थ भी आ गया,
सोलर सिस्टम भी आ गया, मिल्की वे गैलेक्सी भी आ गई, उसके आसपास की गैलेक्सीज भी आ गई, फिर गैलेक्सीज का क्लस्टर भी आ गया, फिर उसके बाद भी क्लस्टर्स होते हैं, वो सब कुछ आ गया जिसमें मैटर है। उसके बाद फ्री स्पेस भी पूरा आ गया। उसके बाद जितनी भी लाइट है जो आज निकली है, 1 करोड़ साल पहले निकली थी किसी स्टार से, उस लाइट को भी उसी में जोड़ लो। ईच एंड एवरीथिंग कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। अब यूनिवर्स के बाहर कोई चीज है ही नहीं, जब जिस चीज के बाहर कोई चीज नहीं है वो इंटरेक्ट करेगा कैसे? दैट इज व्हाई यूनिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में देखो, ठीक है। कुछ क्लोज एग्जांपल हो सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के, जिनको बोलेंगे जैसे थर्मोफ्लास्क होता है ना, थर्मस, मिल्टन वाली बोतल, तो क्या करती है, अगर तुमने गर्म पानी बंद करके ढक्कन बंद कर दिया तो मास अंदर बाहर नहीं जा सकता, ना तो पानी लीक करेगा ना स्टीम बाहर अंदर जाएगी, तो मास इंटरेक्शन बंद, और एनर्जी इंटरेक्शन को भी आपने मिनिमाइज कर दिया, कम से कम कर दिया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोज टू एन आइसोलेटेड सिस्टम बट नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज हमेशा रहेगा कंजर्व। क्यों? क्योंकि बाहर से ना तो नया चार्ज आ सकता ना जा सकता, और अंदर जो चार्ज है दैट इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पॉसिबल है क्या भैया? इलेक्ट्रॉन के टुकड़े करना पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं, इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं तो बाहर चला गया। बाहर चला गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर बच जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी जहां होगी वहां पॉजिटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा वहां नेगेटिव चार्ज। तो दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिविजिबल, इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर सकते हो। बाहर से कुछ नया चार्ज आ नहीं रहा, ना तोड़ रहे ना कंजर्व कर रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो क्या कर सकते हो, यू कैन ओनली मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, और उसकी वजह से यू कैन ओनली रीडिस्ट्रीब्यूट द एग्जिस्टिंग चार्ज। जो आपके पास एग्जिस्टिंग चार्ज है ना इस यूनिवर्स में, केवल उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, हाँ जी, हेलो, अरे यस और नो तो बोल दो। यस सर। कोई गिनती के 2 बच्चे यस और नो बोल रहे हैं, फिर मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। मैं ऑलरेडी गला में पढ़ा है, 3 क्लास पढ़ा चुका हूँ मैं। अब देखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। पहले तो ये देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है ना? इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, देखो बता दिया एक बच्चे ने, बिल्कुल सही। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना नॉट पॉसिबल, तो इलेक्ट्रॉन को जब आप तोड़ नहीं सकते तो दैट मीन्स क्या करोगे, जब चार्ज आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो इलेक्ट्रॉन के ही फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो, या तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, या 2 किया, या 3 किया, या 4 किया, यही पॉसिबिलिटी है। तो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज, दिस यूनिट ऑफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है 1.6 into 10 to the power 19 - 19 कूलम, ये होता है वैल्यू जो आपको याद रखनी है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और उसके फॉर्म में अगर आपको डिफाइन करना है चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलते हैं कि दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कि जब आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते तो जब आपको चार्ज ट्रांसफर करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो आप इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ऐसे ही ट्रांसफर कर सकते हो, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, या 2 कर दिया, या 3 कर दिए, तो आपका केवल ऐसे गिनती के फॉर्म में आएगा जो ट्रांसफर पॉसिबल है। दैट इज ओनली पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते थे, 0 और पॉजिटिव वाली वैल्यूज, पॉजिटिव वाले नेचुरल नंबर्स सारे, और उनके नेगेटिव वैल्यूज। तो इन्हीं को सबको जोड़ के क्या बोलते थे, इंटीजर्स, राइट? इंटीजर्स। तो जब इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी एक इंटीजर को उठा लो और फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोज आर द ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ चार्ज। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कि चार्ज केवल इंटीजर के टुकड़ों में अवेलेबल होगा। ठीक है, इसके फंडामेंटल ऑफ चार्ज, ये 2 प्रॉपर्टी होगी। अब ये आप सबको पता होगा, सबसे चहीती प्रॉपर्टी कि लाइक चार्जेस रिपेल। यस सर। पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ये सबको पता है, ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और
सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे। अब जो क्वांटाइजेशन बताया उसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हो। चार्ज, टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्लस माइनस एन। एन क्या है? कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर। और ई क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो आप मुझे बताओ इनमें से क्या +1 चार्ज पॉसिबल है? यस सर। -1 ये भी पॉसिबल है, +2 भी पॉसिबल है, -2 भी। Yes, लेकिन ये बताओ क्या ये वाले चार्जेस पॉसिबल है? नो सर। क्यों हुआ? मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना अलाउड नहीं था। तो 1.5 का मतलब है कि एक तो इलेक्ट्रॉन पूरा और एक इलेक्ट्रॉन आधा। अब आधा इलेक्ट्रॉन कर ही नहीं सकते, दैट मींस 1.5 का इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये पॉसिबल चार्ज ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। 1.3 भी नहीं हो सकता सिमिलरली कि भैया एक तो इलेक्ट्रॉन पूरा और एक 1/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ पॉसिबल चार्ज, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ जी, सही है। यस समझ आ गई बात। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसी लाइन में कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसमें क्या है? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम मास। अब कोई बच्चा पूछ रहा था ना मेरे को, कौन पूछ रहा था? आई थिंक कि चार्ज के साथ सर हमेशा मास हो गया क्या? हाँ, संतोष पूछ रहे थे। तो आपने बोला कि चार्ज के पास क्या हमेशा मास होगा सर? यस। क्यों? क्योंकि देखो चार्ज के लिए दो ही चीजें है बच्चे, या तो देखो एक एटम ये है, मैं आपको बताता हूँ, एक एटम है, इसमें प्रोटॉन अंदर भरे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा एटम ये है, इसमें प्रोटॉन अंदर न्यूक्लियस में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ऐसे सिंबॉलिकली बना रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है अच्छा वाला, लेकिन फिर भी समझाने के, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो ट्रांसफर के तरीके अभी देखेंगे कैसे किया जा सकता है। मान लो मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन एटम से छीन के और राइट वाले में भर देता हूँ, इधर ले आता हूँ, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? इधर से मास कम हुआ ना इस वाले एटम का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इसमें से कम हो गया, यहाँ से घट के इधर आ गया। तो अब बताओ यहाँ पे तो +1 चार्ज बच गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया -1, ये चार्ज इस पे आ गया, और इसका मास जो था वो बढ़ गया और इसका मास था वो घट गया। किसके बराबर? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज वाई चार्ज जो हमेशा है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसके साथ हमेशा देयर विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड मास। पॉजिटिव चार्ज के साथ प्रोटॉन का मास और नेगेटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है भाई? यस सर। अब ये प्रॉपर्टी देखो, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। चार्ज हमेशा रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि चार्ज जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ वेरी नहीं कर रहा। मतलब क्या कि चार्ज को कुछ भी वेलोसिटी दे दो, चार्ज को चाहे रेस्ट पे रखो तो उसकी जो वैल्यू थी वही रहेगी। मान लो मैं आपको 1 कूलम चार्ज दे देता हूँ, 1 कूलम। अब इस चार्ज को आप चाहे रेस्ट पे रखो, यानी चाहे इसकी वेलोसिटी 0 रखो तो वैल्यू 1 कूलम ही रहेगी, चाहे इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड कर दो तब भी इसकी वैल्यू 1 कूलम ही रहेगी, चाहे इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दो जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तब भी इसकी वैल्यू 1 कूलम ही रहेगी। तो आप बोलोगे सर ये क्या अजीब सी बात होगी, क्या बोल रहे हो आप? वेलोसिटी के साथ क्या ऐसे वैरी करती है चीजें? करती है। मास जो होता है, मास वेरीज विद वेलोसिटी। मास वेरी करता है किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। कैसे करेगा? जब व्हेन द वेलोसिटी ऑफ मास अप्रोचेस द वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या होगा? अगर आप मास को एक्सेलरेट कराते गए और एक ऐसा पॉइंट आ गया जो वेलोसिटी ऑफ मास थी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होने लगा, तो उस टाइम पे मास की जो वैल्यू है ना, मान लो आप 100 ग्राम लेके चले थे तो वो 100 ग्राम से ज्यादा हो जाएगा। 100 ग्राम लेके चले थे तो ये बढ़ चुका होगा, ग्रेटर देन 100 ग्राम हो जाएगा जब उसको वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास उसको मूव करोगे। अब ये बात किसने बोली थी? किसको याद है किसने बोली थी ये बात? आइंस्टाइन। हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था, जिन्होंने ये इक्वेशन भी दी थी =mc², उन्होंने बोला था कि जब आप जो मास की वैल्यू है ना वो वेरी करती है स्पीड के साथ, तो टाइम फ्रेम में उन्होंने बोला कि रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट है क्या मास, बट चार्ज क्या है? रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है। बस ये इतना समझ आ गया, इतना ही काम आएगा, बाकी कहीं काम नहीं आएगी प्रॉपर्टी। अब बच गए मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी तक किसी बच्चे को जो आज पढ़ाया उसमें डाउट्स है तो पूछ, स्टार्ट नहीं करेंगे। नो डाउट नहीं है तो मैं बताता हूँ, तो तुम्हें 1-2 चीजें और बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा टाइम और लगाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का नाम कितने बच्चों ने सुना है? हमने अभी सुना दिया, कितने बार?
Yes, sir. Yes. ये नाम आया कहाँ से है, पता है तुम्हें? Sir, cathode ray tubes. है ना? इसका नामकरण किसने किया, कैसे किया, बताओ, याद है? Sir, J.J. J.J. Thomson. Sir, J.J. Thomson. किया होगा, चलो किसने, मैं बताता हूँ। एंशियंट ग्रीस में क्या हुआ था ना, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था या रैंडमली एक ऑब्जर्वेशन हुआ था। उन्होंने क्या किया, एक सिल्क का कपड़ा लिया, सिल्क का कपड़ा सबको पता है, सिल्क की साड़ियां होती हैं, कपड़े होते हैं, ठीक है? और एक लिया उन्होंने, ऐसे एम्बर बोलते हैं जिसको, एम्बर, एम्बर क्या होता है, जो पत्थर और गम, गोंद जैसा होता है ना, जैसे पेड़ में गोंद निकलता है ना, देखा होगा आप सब। अब बच्चों, Yes, sir. पेड़ में गोंद Yes, निकलता है sir. जिसको रेजिन बोलते हैं, रेजिन, रेजिन होता है ये। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेजिन, इसको बोलते हैं एम्बर। तो ग्रीस, एंशियंट ग्रीक एक कंट्री है, उसमें क्या हुआ था कि शायद रैंडमली डिस्कस हो गया था, मुझे डिस्कवर हो गया था रैंडमली, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एम्बर से कुछ ना पीट रहे होंगे किसी जानवर को, या कुछ ऐसा ही कर रहे होंगे, कुछ अपना प्रोसेस कर रहे होंगे इंडस्ट्री में। तो उनको ये ऑब्जर्व हुआ कि जो एम्बर और सिल्क है, एक दूसरे से जब रगड़ रहे थे ना ऐसे, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए। पहले इनिशियली रगड़ा और फिर वो एम्बर का जो रेजिन था वो सिल्क के कपड़े को अट्रैक्ट कर रहा था। तो क्या हुआ होगा, देखो मैंने आपको बोला कि भाई इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ में रहते हैं। तो क्या होगा, जब एक चीज दूसरे चीज पे ऐसे रगड़ेगी ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इसके सरफेस पे चले जाएंगे, समझ रहे हो? Yes, ऐसा sir. होगा, या तो एम्बर के सिल्क पे चले जाएंगे, सिल्क के एम्बर पे चले जाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कल डिस्कस करेंगे कहाँ पे जाएंगे। तो अब अभी के लिए सुन लो कि क्या होगा ना, एम्बर के इलेक्ट्रॉन्स निकलकर सिल्क पर चले जाएंगे, एम्बर के जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर से निकलेंगे और सिल्क पर ट्रांसफर हो जाएंगे ऐसे इधर। तो यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गए, तो सिल्क का कपड़ा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, भाई बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। और एम्बर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, क्यों? तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन खो दिए। जब इनको रगड़ा गया, एंशिएंट ग्रीस में ऐसा हुआ था, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। तो देखो अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज। अब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, Attractive. तो फिर क्या होगा, एम्बर का कपड़ा और सिल्क का कपड़ा और एम्बर का जो रोड था वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए नजर आए। अब बात स्टार्ट हुई थी कि इलेक्ट्रॉन का नामकरण कैसे हुआ। इलेक्ट्रॉन का नामकरण इसी एम्पर के नाम पर, ठीक है? उन्होंने इसका नाम एल्कीट्रॉन ऐसा कुछ होता था, ALKTRON ऐसे कुछ बोलते थे, सेम एग्जैक्टली पता नहीं, ऐसा सा कुछ नाम था ग्रीस में, एम्बर को ऐसा बोलते हैं, और इसी से इंग्लिश में नाम आया इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो एम्बर था एक रेजिन, उससे आया ये वाला नाम, ग्रीस वाले इसको ऐसे बोलते थे, तो फिर ये बात बन गई इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज, ये वाला, ठीक है? तो एम्बर का नाम ऐसे हुआ, रबिंग करके इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके देखे, मतलब हुए होंगे, फिर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आए, दे अट्रैक्टेड ईच अदर। ये ऑब्जर्वेशन हुआ था कहाँ पे, ग्रीस, GR कंट्री है, अभी भी है, पहले भी था, वहां पे ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक। तो अब इसके का आगे की कहानी हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी आपको डाउट है तो पूछ लो बच्चों। हाँ सर। No, जो sir. आपने कराए सेंड कर देना। हाँ, नोट्स तो मैं सेंड कर दूंगा, इसकी टेंशन नहीं।